कहानी की शुरुआत में हमें एशिया का सबसे खतरनाक क्राइम सिंडिकेट दिखाया जाता है, जिसका बड़ी से बड़ी स्वॉट टीम भी कुछ बिगाड़ नहीं पाती। इस गैंग का लीडर है केविन, एक बेहद बेरहम आदमी जिसका अपने एरिया पर जबरदस्त कंट्रोल है। अगर कोई भी केविन से सौदेबाजी करने की कोशिश करता, उसकी पावर को चैलेंज करता, तो आखिर में उसे अपनी जान गंवानी ही पड़ती। पर इतना ताकतवर होने के बावजूद केविन एक दिन खुद मुसीबत में आ गया, खासकर तब जब चोरों की दो अलग अलग टोलियों ने उसके सबसे कीमती डायमंड पर नजर गड़ा ली। पाक नाम के एक चालाक मिडलमैन ने बीच में रहकर कोरियन और चाइनीज दोनों गिरोहों को इस बड़ी चोरी के लिए एक साथ जोड़ दिया। कोरियन तरफ से पतले दुबले रॉन ने अपने 4 लोगों के गैंग की कमान संभाली, जिसमें 2 औरतें और एक आदमी शामिल था। इन सब में सबसे खास और दिलकश सोफी थी, जो अपनी सुंदरता को ही सबसे बड़ा हथियार बनाकर इस्तेमाल करती। उसके साथ मिया उसकी माँ बनकर लोगों को पागल बनाती। इन दोनों का अगला निशाना एक म्यूजियम का क्यूरेटर था, जिसके पास मिया एक मासूम सास बनकर पहुंची। सोफी ने उसे अपने प्यार में लट्टू कर रखा था और मिया ने ऐसा दिखाया कि हाँ बेटा, तुमसे ही शादी करवाएंगे इसकी। इसके बाद हम छत पर एरिक को देखते हैं, जो टीम का टूल्स और गैजेट एक्सपर्ट था। जैसे ही मिया ने क्यूरेटर को बातों में उलझाया, सोफी ने वक्त बर्बाद किए बिना अपना काम शुरू कर दिया। वो न सिर्फ बेहद खूबसूरत थी, बल्कि किसी ओलंपिक जिम्नास्ट की तरह तारों का इस्तेमाल करती। अपनी जबरदस्त तकनीक की मदद से वो एयर वेंट्स के जरिए जल्द ही वॉल्ट तक पहुंच गई और पलक झपकते ही उसने एक एंशिएंट आर्टिफैक्ट चुराकर उसकी जगह बाजार का सस्ता सा नकली टुकड़ा रख दिया। चाइनीज तरफ की कमान हमेशा शांत रहने वाले जॉन के हाथ में थी। उसका काम करने का तरीका एकदम शांत था, चाहे कितनी भी बड़ी मुश्किल क्यों ना आ जाए, वो कभी पैनिक नहीं करता था। पहले जॉन के गैंग में सिर्फ 3 आदमी हुआ करते थे, पर इस काम के लिए उन्होंने एक माहिर सेफ क्रैकर को बुलाया, जिसका नाम जूली था। वो किसी भी तरह की तिजोरी को मिनटों में खोल देती। जॉन की गैंग में एक और मेंबर है सैम, जो कि एक कोरियन अनाथ था, जिसे सैम ने हमेशा अपनी परछाई में पाला। पार्क ने दोनों चोर गिरोहों को एक टी हाउस में इकट्ठा किया, जहां उनकी मुलाकात कुछ अजीब से अंदाज में हुई। बिना वक्त गवाए पार्क सीधा काम की बात पर आया और उसने उन्हें उनका टारगेट दिखाया, एक डायमंड जिसका नाम टीयर ऑफ द सन रखा गया था और जिसकी कीमत पूरे $5 करोड़ आंकी गई। ये डायमंड मकाओ के कसिनो में खुद केविन की रखेल टिफनी लेकर आने वाली थी। शुरू में दोनों गिरोह थोड़ा हिचकिचाए, क्योंकि केविन से जुड़े किसी इंसान को लूटना मौत को दावत देने जैसा लगा। पर जैसे ही उन्हें पता चला कि वो डायमंड $2 करोड़ में बिक सकता है, उनकी हिचक खुशी में बदल गई, क्योंकि गुंडे चाहे कितने ही डरावने हों, पर एक कंगाल चोर हमेशा ज्यादा खतरनाक होता है। सबको भरोसा दिलाने के लिए पार्क ने अपनी एक खास नोटबुक दिखाई, जिसमें एशिया के हर बड़े डायमंड खरीदार का नाम शामिल था, यानी जरूरत पड़ने पर ये डायमंड वापस केविन को भी बेचा जा सकता था। तभी पार्क की नजर पड़ी कि रॉन अपने साथ सारा को भी लेकर आया है, और उसे देखते ही पार्क का चेहरा सख्त पड़ गया। सारा की आंखों में एक गहरा धोखा साफ झलक रहा था, जिससे साफ था कि कभी न कभी पार्क ने उसे बहुत बुरी तरह चोट पहुंचाई थी। पार्क ने सबको ये भी बताया कि ये पूरी खबर लीक किसने की। वो थी खुद टिफनी की सौतेली बहन, जिसने अपनी बड़ी बहन से बदला लेने के लिए सारी जानकारी पहुंचाई। उसी इन्फॉर्मेंट ने आगे की मुश्किलें भी गिना दी कि कैसीनो का वॉल्ट तोड़ना नामुमकिन है। डायमंड टिफनी के 30वीं मंजिल वाले स्वीट में 2 अलग अलग सेफ के अंदर बंद रहेगा, और स्वीट का दरवाजा एक मैग्नेटिक लॉक से सुरक्षित है। सबसे बड़ा पेच तो ये था कि टिफनी के शरीर में ऑपरेशन करके एक खास हार्ट डिवाइस लगाया गया था, जो उसी लॉक से जुड़ा रहता, यानी वो दरवाजा सिर्फ और सिर्फ टिफनी ही खोल सकती थी। इस कीमती खबर के बदले इन्फॉर्मेंट ने बस इतना मांगा कि सेफ में जो भी नकदी निकले वो पूरी उसकी होगी। इन्फॉर्मेंट के जाते ही मिया ने जश्न के बहाने एक महंगी शराब की बोतल खोल ली। जब बाकी सब पीने में मग्न थे, तभी जूली ने सिगरेट जलाने के बहाने पार्क के लाइटर में चुपके से एक छोटा सुनने वाला डिवाइस फिट कर दिया। अब धीरे धीरे पार्क और सारा का पुराना किस्सा खुलने लगा, जो 4 साल पहले हुई एक सोने की चोरी से जुड़ा था। उन दिनों पार्क और सारा चोरों की एक मशहूर जोड़ी हुआ करते थे, जबकि रॉन तब सिर्फ एक मामूली सदस्य था, जिसके जिम्मे स्टील के तार संभालने का काम होता। उस चोरी के दौरान जैसे ही पार्क तार के सहारे नीचे उतरकर भागने लगा, वो तार अचानक
अचानक टूट गया। पार्क तो पुलिस से किसी तरह बच निकला, लेकिन वो सोना लेकर भी भाग गया। सारा और रॉन के हाथ कुछ नहीं आया। सारा हाल ही में पैरोल पर छूट कर आई थी और इस काम में वो सिर्फ इसलिए शामिल हुई क्योंकि रॉन ने उसे यकीन दिलाया कि ये सारा इंतजाम खुद पार्क का है। उसी रात सारा पार्क से मिलने पहुंची, पर पार्क ने खुद को सही ठहराते हुए कहा कि उसका जमीर साफ है और वो सोना हक से उसी का था। सारा को इस बात पर सरासर धोखा महसूस हुआ क्योंकि उसके हिसाब से उनके रिश्ते के कुछ तो मायने होने चाहिए थे, पर पार्क ने बड़ी बेरुखी से उसकी हर बात ठुकरा दी और दोनों एक अनसुलझी कड़वाहट के साथ अलग हो गए। पर सारा सिर्फ पुरानी यादें ताजा करने नहीं आई थी और जैसे ही वो अपने कमरे में लौटी, उसके पीछे पीछे रॉन भी अंदर आ गया। सारा ने वो चीज उसके हाथ में थमा दी जो उसने पार्क के पास से चुराई थी, यानी उसके सारे खरीदारों की लिस्ट। और इससे खुश होकर रॉन ने फौरन कोरिया में अपने लोगों को फोन करके डायमंड की हूबहू नकल बनवाने का इंतजाम कर दिया। दोनों को इस बात की भनक तक नहीं थी कि उनकी ये पूरी बातचीत सोफी सुन चुकी है, जो बाहर चोरी की शराब का मजा लेते हुए इधर उधर ताक झांक कर रही थी। इस छोटी सी जीत के बाद रॉन के मन में एक और साजिश पकने लगी क्योंकि वो एक बार फिर पार्क को धोखा देने की फिराक में आ गया। दरअसल बरसों पहले पार्क का वो स्टील का तार किसी और ने नहीं बल्कि रॉन ने ही काटा था। एक तो पैसों के लालच में और दूसरा इसलिए कि रॉन के दिल में कहीं ना कहीं सारा के लिए चाहत छुपी हुई थी। अगले दिन दोनों गिरोह मकाओ पहुंचे और अपने काम में जुट गए। सबसे पहले जॉन और मिया ने एक रईस जापानीज जोड़े का भेष बनाया और कसिनो की टेबल पर खुलेआम पैसा उड़ाने लगे। इसी बीच जॉन का छोटा साथी सैम पूरे कैसीनो का लेआउट समझने और सिक्योरिटी वालों की हर हरकत पर नजर रखने में लग गया। उधर रॉन की निगाहें टिफनी पर टिकी थीं, जिसके साथ 2 बॉडीगार्ड हर वक्त मौजूद रहते। एक उसके बिल्कुल साथ चिपका रहता तो दूसरा उसके आलीशान होटल रूम के बाहर पहरा देता। सोफी और एरिक की जोड़ी को एक ही जिम्मा मिला, कैसीनो के मैनेजर का एक्सेस कार्ड हासिल करना। सोफी ने अपने हुस्न का जाल फेंकना चाहा, पर बात उल्टी पड़ गई क्योंकि मैनेजर को सोफी के बजाय एरिक भाग गया क्योंकि उसके शौक अलग थे। उसे लड़की में कोई इंटरेस्ट नहीं था और मजबूरन ये काम पूरा करने के लिए एरिक को ही आगे आना पड़ा। सर्वेलेंस रूम पर कब्जे के लिए अंदर हथियार पहुंचाना जरूरी था, इसलिए सैम ने खाना पहुंचाने वाले एक बूढ़े आदमी को पैसे देकर राजी कर लिया कि वो एक गन को खाने की ट्रॉली में छुपाकर सीधे कैसीनो के अंदर पहुंचा दे। स्वीट के उन 2 सेफ को तोड़ने का काम मिला जूली और सारा को, जिनमें से जूली बिना किसी औजार के सिर्फ अपनी उंगलियों के एहसास से ताले खोल देती थी। पर जूली ने एक बहुत बड़ा राज बाकी सबसे छुपा रखा था क्योंकि असल में वो एक अंडर कवर कॉप थी। हांगकांग की पुलिस सालों से केविन के पीछे पड़ी थी, मगर आज तक किसी ने उसका असली चेहरा तक नहीं देखा। अपने गैंग का लीडर होने के नाते जॉन के मन में एक अजीब सी बेचैनी थी क्योंकि केविन का ही डायमंड चुरा कर उसी को वापस बेचना कोई आसान बात नहीं थी। सालों पुरानी एक याद उसकी आंखों के सामने आ गई जब उसने और उसके पार्टनर ने चुराया हुआ माल बेचने की कोशिश की थी केविन को, और जैसे ही उसके साथी ने जरा सी हिचक दिखाई, केविन ने उसे वहीं मौके पर मार डाला। अब की बार तो वो चुराया हुआ माल नहीं बल्कि केविन का अपना ही डायमंड बेच रहे हैं उसे। इसलिए जॉन अच्छी तरह समझता था कि इसका अंजाम कितना खतरनाक हो सकता है। यही वजह थी कि जॉन का असली मकसद वो डायमंड था ही नहीं बल्कि वो तो केविन की रखेल टिफनी का पैसा लूटने की ताक में था। सिक्योरिटी का ध्यान भटकाने के लिए एरिक को स्टील के तारों के जरिए छत पर चढ़ने का काम दिया गया, जबकि पार्क ने कसिनो में रॉन से जानबूझकर एक नकली झगड़ा शुरू कर दिया। पर देखते ही देखते वो बनावटी झगड़ा सच में बदल गया क्योंकि पार्क ने उसी वक्त जता दिया कि उसे बहुत पहले से शक था कि बरसों पुराना उसका तार रॉन ने ही काटा था। गुस्से और घबराहट में रॉन कसिनो से बाहर निकला और सीधे पियर पर जाकर अगले दिन भागने के लिए एक बोट का इंतजाम करने लगा। उधर सारा को कोरिया से भेजा गया वो नकली डायमंड भी मिल गया। सुबह होते ही दोनों गिरोहों ने अपना ऑपरेशन शुरू कर दिया। सोफी जब जॉन और मिया के स्वीट से निकल रही थी तभी उसने अचानक एक ऐसी चीज देख ली जिसकी उसे उम्मीद तक नहीं थी कि जॉन और मिया के बीच चक्कर चल रहा है। पूरी तैयारी के साथ प्लान शुरू हुआ और तय ये था कि सर्वेलेंस रूम पर कब्जा होते ही उनके पास चोरी पूरी करने के लिए बस 10 मिनट रहेंगे। चूंकि पार्क को कसिनो पहले ही ब्लैक लिस्ट कर चुका था, इसलिए उसका काम था सिर्फ बाहर रहकर बाकी सबकी मदद करना। जैसे ही लियो और सैम गन ताने सर्वेलेंस रूम में घुसे, रॉन अपने दोनों माहिर चोर सारा और जूली को लेकर सीधे टारगेट स्वीट की तरफ दौड़ पड़ा। लियो ने सर्वेलेंस रूम की बिजली काट दी। ठीक उसी वक्त वो बूढ़ा डिलीवरी वाला कसिनो के वॉल्ट की तरफ बढ़ रहा था। कुछ ही देर में वॉल्ट की बिजली भी गुल हो गई
उधर सोफी पहले ही स्वीट की दीवार का कांच काट कर अंदर घुस चुकी थी और उसने अंदर से दरवाजा खोलकर सारा और जूली को भी भीतर बुला लिया। तब तक वॉल्ट का बैकअप पावर चालू हो चुका था और जब वॉल्ट के मैनेजर को एहसास हुआ कि सर्वेलेंस रूम से कोई जवाब नहीं आ रहा और सबके फोन के सिग्नल भी गायब हैं, तो उसने नियम के मुताबिक पूरे वॉल्ट को लॉकडाउन कर दिया ताकि पुलिस के आने तक अंदर से कोई बाहर न जा सके। स्वीट के अंदर सारा एक पावर ड्रिल से एक सेफ पर जूझ रही थी, जबकि जूली ने सिर्फ अपनी उंगलियों के उसी कमाल भरे एहसास से दूसरा सेफ खोलना शुरू कर दिया। पर इससे पहले कि वो दोनों अपना काम पूरा कर पाती, जॉन उधर एक वीआईपी रूम में अपनी अलग ही लूट निपटा चुका था। पर तभी एक ऐसा झटका लगा जिसकी किसी ने कल्पना तक नहीं की थी, क्योंकि जब स्वीट का सेफ आखिरकार खुला तो उसमें वो टीयर ऑफ द सन डायमंड था ही नहीं। दरअसल इन सब चोरों के साथ एक बहुत बड़ा खेल खेला जा चुका था। उनकी तो छोड़िए, पार्क की गाड़ी पर नजर रखे बैठी पुलिस तक इस चाल में बुरी तरह फंस गई, क्योंकि तभी वही इन्फॉर्मेंट यानी टिफनी की सौतेली बहन ऑफिसर्स के पास एक पैकेट पहुंचा गई। उस पैकेट के अंदर से वही सुनने वाला डिवाइस निकला जिसे जूली ने पार्क के लाइटर में फिट किया था। पुलिस फौरन पार्क की गाड़ी की तरफ भागी, पर वहां पहुंचकर उन्हें गाड़ी बिल्कुल खाली मिली। असल में पार्क तो उसी वक्त कसिनो के वॉल्ट के अंदर बैठकर उसका सेफ तोड़ रहा था, क्योंकि असली डायमंड तो शुरू से वहीं वॉल्ट में छुपा कर रखा गया था। उसी बूढ़े डिलीवरी वाले के भेस में पार्क ने बड़े आराम से वो डायमंड एक कटोरे में रखा और बिना किसी को शक हुए सीधे वॉल्ट से बाहर निकल गया। इधर बाकी की पूरी टीम अपनी नाकाम चोरी का खामियाजा भुगतने के लिए पीछे छूट गई। एक सर्वर का भेस बनाए सोफी को सिक्योरिटी ने पूछताछ के लिए रोक लिया। बेचारी सोफी को चाइनीज भाषा आती नहीं थी, इसीलिए वो घबराने का नाटक करते हुए सिक्योरिटी गार्ड्स का टाइम पास करने लगी। लेकिन एरिक, जो कि सोफी को मन ही मन बहुत चाहता था, वो सोफी को बचाने के लिए खुद बोल पड़ा कि मैंने की चोरी, मैं चोर हूँ, आ जाओ पकड़ लो। इसी अफरा तफरी में रॉन, जूली और सारा फौरन पकड़े गए और तभी ये राज भी सामने आ गया कि जूली तो पहले से एक अंडरकवर कॉप है। अब इस भाग दौड़ में सिर्फ जॉन और मिया ही बचे थे, पर जॉन ने इतनी आसानी से हार मानने से साफ इनकार कर दिया। उसने रास्ते में एक आदमी की गाड़ी छीनी और मिया को लेकर वहां से भाग निकला। मिया को पहले तो लगा कि वो दोनों बचकर निकल गए, लेकिन कुछ देर पहले हुई गोलीबारी में जॉन को गोली लग गई थी। कुछ ही पल में जॉन बेहोश होकर गिर पड़ा, जिसके बाद उनकी गाड़ी ने बैलेंस खो दिया। मिया चाहकर भी कुछ नहीं कर सकती थी और एक जबरदस्त एक्सीडेंट में वो दोनों मारे गए। उधर सारा, सैम और रॉन को हथकड़ी पहनाकर पुलिस की गाड़ी में डाल दिया गया था, पर उन्होंने अचानक खुद को छुड़ाया और ऑफिसर्स पर गन तान कर गाड़ी रुकवानी चाहिए। सारा ने अपनी एक बाली से हथकड़ी खोलने की कोशिश की, पर एक झटके में बाली उसके हाथ से छूट गई। जब गाड़ी के अंदर जोरदार हाथापाई छिड़ गई तो गाड़ी कंट्रोल से बाहर होकर एक आधे बने पुल पर जा चढ़ी। गनीमत रही कि कंक्रीट की दीवारों ने उसे नदी में गिरने से बचा लिया। जैसे ही गाड़ी पुल के किनारे आकर लटकी, रॉन और सैम पिछले दरवाजे से निकल भागे और सारा को वहीं पीछे छोड़ गए। जब पुलिस उनके पीछे पैदल दौड़ी, तभी गाड़ी अपना संतुलन खो बैठी और सारा समेत सीधे नदी में जा गिरी। सारा जैसे ही डूबने लगी, उसी बूढ़े आदमी के भेस में पार्क वहां आ पहुंचा और उसने उसकी जान बचा ली। होश आने पर सारा ने खुद को एक होटल के कमरे में पाया और उसके हाथ में एक रहस्यमयी चाबी थी। जैसे ही वो अपने ठिकाने पर रॉन से जाकर मिली, उसने रॉन के मुंह पे एक थप्पड़ जड़ दिया। रॉन भी कहाँ चुप रहने वाला था, उसने उल्टा सारा पर इल्जाम लगाया कि तुम मिली हुई हो पार्क से। पर जैसे ही रॉन ने उसके चेहरे का दर्द देखा, वो खुद नरम पड़ गया। अब इस गिरोह में सिर्फ 4 लोग बचे थे, सारा, रॉन, सोफी और सैम। इधर पार्क फरार तो हो गया, पर पुलिस ने उसका पीछा करना नहीं छोड़ा। दरअसल पुलिस उसे जानबूझकर गिरफ्तार नहीं कर रही थी, क्योंकि वो उसे एशिया के सबसे बड़े खरीदार केविन तक पहुंचने के लिए एक चारे की तरह इस्तेमाल करना चाहती थी। पार्क भी अच्छी तरह जानता था कि उसका पीछा हो रहा है, इसलिए जब उसने बुसान में सौदा तय करने के लिए केविन को फोन किया तो उसने अपनी जगह छुपाने की जरा भी कोशिश नहीं की। उन्हें धोखा देने वाली उस औरत को ढूंढने के लिए बचे हुए 4 चोर इन्फॉर्मेंट की तलाश में जुट गए। एक किराए की रोल्स रॉयस के जरिए उन्होंने उसका सुराग निकाला और हांगकांग में उसका पता भी ढूंढ लिया, पर वो घर पूरी तरह खाली पड़ा था। फिर फोन के रिकॉर्ड खंगालने पर पता चला कि वो भी बुसान जा चुकी थी और उन सब ने वहां जाकर उसे ढूंढ निकाला। ठग होने के बावजूद वो अपने दोस्तों के लिए बेहद वफादार थी, इसलिए चाहे कितना भी दबाव पड़ा, उसने किसी की कोई जानकारी नहीं दी। पर आखिरकार उस गिरोह को उसकी एक कमजोरी मिल ही गई, उसका पालतू कुत्ता, जिसकी जान बचाने के लिए उसने मजबूरन सब कुछ बता दिया।
इसी बीच हांगकांग की पुलिस ने कोरियन पुलिस के साथ मिलकर पार्क के घर पर कड़ी नजर रखनी शुरू कर दी, क्योंकि वो सब केविन के आने का इंतजार कर रहे थे ताकि सही मौके पर अपना शिकंजा कस सकें। उधर बचे हुए चारों चोरों ने यानी सारा, रॉन, सोफी और सैम ने एक प्लान बनाया कि किसी तरह पार्क को उस ठग औरत से मिलने पर मजबूर किया जाए। इसके लिए उन्होंने एलिवेटर ठीक करने वाले मिस्त्रियों का भेस बनाया और पार्क की बिल्डिंग में दाखिल हो गए। रॉन ऊपर एलिवेटर ठीक करने का नाटक करता रहा, जबकि सारा और सोफी चुपके से पार्क के घर में घुसकर डायमंड ढूंढने लगी। तलाशी लेते लेते सारा को अचानक याद आया कि पार्क ने कभी 2 कमरे किराए पर लेने की बात कही थी, इसलिए उसकी पुरानी आदतों को भांपते हुए उसने एक दूसरे कमरे में भी तलाश की और उसका ये अंदाजा बिल्कुल सही निकला। वहाँ छानबीन करते हुए सारा के कानों में पार्क और उस ठग औरत की बातचीत पड़ी जो उसे बातों में उलझाकर वक्त काट रही थी। पार्क बता रहा था कि बरसों पहले जब अलार्म बजने से चारों तरफ हड़कंप मचा तब वो गटर के रास्ते भाग निकला, लेकिन जैसे ही वो बचते बचाते अपने ठिकाने तक पहुंचा, उसने रॉन और एक गम में डूबी सारा को एक दूसरे को चूमते हुए देखा। ये नजारा देखकर उसका दिल पूरी तरह टूट गया। तभी सारा ने गलती से एक लाइट जला दी। जैसे ही सारा की नजर उस लाइट पर पड़ी तो वहां पर वो असली डायमंड भी मौजूद था। पर हैरानी की बात ये थी कि सारा ने वो डायमंड उठाया तक नहीं, बल्कि उसने उसे रॉन के लिए ही वहां छोड़ देने का फैसला कर लिया, क्योंकि अब वो इस धोखे और इस्तेमाल किए जाने से पूरी तरह तंग आ चुकी थी। पर जैसे ही वो बाहर कदम रखने लगी, सामने सोफी आ खड़ी हुई, जिसने पल भर में सारा की जेब से वो नकली डायमंड झपटा और खिड़की के रास्ते दोबारा उसी घर में घुस गई। ठीक उसी वक्त पार्क को उस ठग औरत से पता चल गया कि बाकी चोर भी उसी बिल्डिंग में मौजूद हैं। फिर भी वो जरा सा भी नहीं घबराया। जैसे ही वो नीचे ग्राउंड फ्लोर पर उतरा तो सामने केविन के आदमी आ धमके, तो वो उन्हें लेकर वापस ऊपर चला गया। इसी बीच सोफी ने लैंप शेड में छुपा असली डायमंड निकाल लिया और उसकी जगह नकली रख दिया। पर जैसे ही वो वहां से निकलने वाली थी, केविन के गुंडे घर में दाखिल हो गए, जिसकी वजह से मजबूरन सोफी को छत के ऊपर छुपने की जगह में पनाह लेनी पड़ी। जैसे ही केविन सामने आया, कोरियन पुलिस ने पूरी बिल्डिंग को घेरने के लिए अपनी स्वॉट टीम भेज दी। दरअसल बरसों पहले पार्क के पिता ने जॉन के साथ मिलकर यही चुराया हुआ माल केविन को बेचा था और उसी रात बिस्तर के नीचे छुपे नन्हे पार्क ने अपने पिता का कत्ल अपनी आंखों के सामने होते देखा। यानी ये पूरी चोरी असल में उसी कत्ल का बदला लेने की एक सोची समझी चाल थी। सच्चाई सामने आने के बाद भी केविन अपनी अकड़ पर कायम रहा और एकदम स्टाइल में कहने लगा कि कल सुबह तक तो तू जिंदा नहीं बचेगा। पर उसे इस बात की भनक तक नहीं थी कि स्वॉट पहले ही पूरी बिल्डिंग को घेर चुकी है। जैसे ही पुलिस वालों ने अंदर घुसने की कोशिश की, केविन के गुंडों ने ताबड़तोड़ गोलियां चला दी। गोलीबारी जैसे जैसे तेज होती गई, पार्क ने खिड़की के रास्ते भागने की कोशिश की, पर केविन की नजर उस पर पड़ गई और उसने अपने किराए के कातिलों को उसके पीछे लगा दिया। जिप लाइन चलाने में माहिर पार्क ने एक खिड़की से छलांग लगाकर दूसरी बिल्डिंग पकड़ ली और जब एक कातिल ने उसकी नकल करनी चाही तो वो पार्क के बिछाए जाल में फंसकर बिजली के करंट से झुलस गया। पार्क इसी तरह अपने पीछा करने वालों को चकमा देता गया और एक और कातिल को ढेर करके आखिरकार निकल भागा। पर जैसे ही उसने एक दरवाजा खोला, सामने स्वॉट के ऑफिसर उसी का इंतजार करते मिले। लेकिन इससे पहले पुलिस वाले उसे गिरफ्तार करते केविन अपने गुंडों के साथ वहां पहुंच गया और पुलिस वालों पर गोलियां बरसानी शुरू कर दी। इस मौके का फायदा उठाकर पार्क वहां से भागा, लेकिन केविन का एक गुंडा अभी भी उसका पीछा कर रहा था। उसकी गोलियों से बचता हुआ पार्क गुंडे को पकड़कर सीधा एलिवेटर में घुस गया, जहां पर रॉन पहले से घात लगाए बैठा था। गुंडा तो नीचे गिर के मर गया, लेकिन पार्क किसी तरह बच गया। पार्क को डायमंड ले जाने से रोकने के लिए रॉन ने एक धारदार लोहे का टुकड़ा उठाया और उस पर वार करने को तैयार हो गया। ये देखकर पार्क का दिल टूट गया, क्योंकि जिसे उसने कभी अपने छोटे भाई जैसा माना था, आज वही उसकी जान का दुश्मन बन बैठा, वो भी एक मामूली डायमंड के लिए। पार्क रॉन से ज्यादा ताकतवर था। वो चाहता वो उसे उसी पल मार सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। उसने उसे डायमंड के साथ वहीं छोड़ दिया और स्वॉट के एक ऑफिसर का भेस बनाकर वो चुपचाप वहां से निकलने लगा। पर उसकी ये चाल पीछा कर रही उसी लेडी कॉप जूली की नजरों में आ गई। दूसरी तरफ पुलिस कमांडर ने केविन को ढूंढते हुए उस पर बंदूक तान दी, लेकिन तभी अचानक पुलिस के भेस में छुपे हुए केविन के गुंडे ने उसे मार डाला। उधर रॉन जैसे ही डायमंड लेकर निकलने लगा, तभी सैम की नजर उस पर पड़ गई और वो समझ गया कि ये भाग रहा है डायमंड लेके। वो उसका पीछा करने लगा, लेकिन तभी एक बाइक वाला वहां से गुजरा और जैसे ही डायमंड टायर के नीचे आया, वो टूट गया। दरअसल असली डायमंड तो सोफी कब का अपने उसी नकली डायमंड से बदल चुकी थी। वहां से बच निकलने के लिए सोफी ने फौरन अपने कपड़े बदले
और सिर्फ एक टॉवल लपेटकर खुद को एक मासूम सी आम औरत की तरह पेश किया। और जब स्वॉट वाले वहां पहुंचे तो उन्होंने उसे एक पीड़ित समझकर बड़े ध्यान से एक मेडिकल वैन तक पहुंचा दिया। लेकिन असली टीयर ऑफ द सन तो अभी तक सोफी के बालों में था। इधर डॉक्स पर पार्क की मुलाकात सारा से हुई जो पहले से उसका इंतजार कर रही थी। पर तभी अचानक वहां केविन आ टपका और पार्क को मजबूरन एक सूटकेस के पीछे छुपना पड़ा। उसी वक्त उसका पीछा करती हुई वही जिद्दी लेडी कॉप जूली भी डॉक्स पर आ पहुंची और इसी अफरा तफरी में उसने सारा को पकड़ लिया। पार्क ने जैसे ये देखा तो वो सारा को बचाने के लिए जानबूझकर केविन के सामने आ गया। पर तभी केविन ने गोलियां चलानी शुरू कर दी और मौका देखते ही जूली ने पलटकर केविन को ही गोली मार दी, जिससे उस खूंखार क्राइम बॉस का खेल हमेशा के लिए खत्म हो गया। इसी मौके का फायदा उठाते हुए पार्क और सारा वहां से निकल गए। कहानी के आखिरी पड़ाव पर सारा को आखिरकार वो सोने का खजाना मिल गया जिसे वो बरसों से ढूंढ रही थी और जो असल में उसकी अपनी पुरानी गाड़ी की डिक्की में ही छुपा रखा था। पार्क ने उसे जो रहस्यमयी चाबी दी थी उसी ने उस डिक्की का नया लगा ताला खोला और सालों पुरानी वो दौलत आखिरकार उसके सामने आ गई। उधर सोफी सीधे हांगकांग जा पहुंची जहां उसने वो असली डायमंड बेचने की कोशिश की। पर सौदा पूरा होने से ठीक पहले एक बार फिर उसी बूढ़े आदमी के भेस में पार्क ने उसकी नाक के नीचे से वो डायमंड उड़ा लिया। आखिरकार पार्क ने ये साबित कर दिया था कि उसका मुकाबला कोई नहीं कर सकता। वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में।